दोस्तों, अगला भाग शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ग्रैंड होटल का विशाल बॉलरूम किसी कुरुक्षेत्र के मैदान जैसा लग रहा था। झाड़ फानूस की मध्यम रोशनी में हीरे के गहने और महंगे शैंपेन के गिलास चमक रहे थे। शहर के नामी बिजनेस मैग्नेट, निवेशक और मीडिया हाउस के पत्रकार खचाखच भरे थे। हवा में महंगे परफ्यूम और साजिश की गंध मिली हुई थी। स्टेज के बिल्कुल बीच में प्रिया वर्मा खड़ी थी। मरून रंग की बनारसी साड़ी, गले में कुंदन का सेट, वो आज किसी रानी जैसी लग रही थी। एक दुखी रानी। उसने माइक ऐसे पकड़ रखा था जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। उसकी आंखों के कोनों में ग्लिसरीन से बने आंसू चमक रहे थे। प्रिया ने माइक पर रुंधे गले से कहा, आप लोग मुझे एक सफल बिजनेस वूमेन के रूप में जानते हैं, करण इंटरप्राइजेस की डायरेक्टर के रूम में जानते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे कितना दर्द, कितने आंसू छिपे हैं, ये क्यों नहीं जानता। आप जानते हैं मैं तलाकशुदा हूँ, समाज मुझे जज करता है, लेकिन मैंने अपना घर क्यों छोड़ा। प्रिया थोड़ा रुकी। पूरा हाल एकदम शांत था। उसने हाथ के इशारे से अपनी सेक्रेटरी प्रिया को बुलाया। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। वो पत्रकारों के बीच घूम घूम कर वो फोटो कॉपी किए हुए कागज बांटने लगी। शिवनाथ मेहता की सर्विस बुक, मेरा पूर्व पति कपिल शर्मा, जिसने मेहता मैंने प्यार करके शादी की थी, वो दरअसल एक भ्रष्ट परिवार का बेटा है। उसके पिता शिवनाथ शर्मा सरकारी पैसे का गबन करके रिटायर हुए हैं। उसी काली कमाई से उनका घर चलता था। जब मैंने उनका विरोध किया तो मुझ पर शारीरिक अत्याचार शुरू किए। मुझे मारा पीटा था, खाना नहीं दिया जाता था। प्रिया अब जोर जोर से रोने लगी। क्या गजब की एक्टिंग थी। पत्रकार जल्दी जल्दी फोटो लेने लगे। फ्लैश की चमक से प्रिया के चेहरे को और ज़्यादा ड्रामेटिक बना दिया। आज मैं ये फाइलें आपके हवाले कर रही हूँ। आप खुद देखिए, सच जानिए। ईमानदारी का नकाब पहने ये परिवार असल में कितना घिनौना है। आज कपिल मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज जाने असली अपराधी कौन है। दर्शकों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक पत्रकार ने फाइल हिलाते हुए कहा, छी छी, रिटायर सरकारी कर्मचारी होकर इतनी बड़ी धोखाधड़ी। दूसरे ने कहा, लड़की की हिम्मत तो देखो, सब भांडा फोड़ दिया। करण मंच से एक किनारे खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। प्रिया का यह दाव मास्टर स्ट्रोक था। कपिल अब सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। शिवनाथ मेहता जैसे ईमानदार आदमी को चोर बनाने ने कपिल मानसिक रूप से टूट जाएगा। ठीक उसी पल बालरूम का विशाल महोगनी लकड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुला। आवाज इतनी तेज थी कि माइक की आवाज भी दब गई। सारे कैमरे, सारी आंखें एक साथ दरवाजे की ओर घूम गईं। दरवाजे पर 3 लोग खड़े थे। बीच में कपिल, उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े बारिश के पानी से भीगे, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से सीधी थी। उसकी आंखों में आज वो हारे हुए प्रेमी की लाचारी नहीं थी, बल्कि एक घायल बेटे की आग थी। उसके बाईं ओर समीर राय था, जिसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था, और दाईं ओर कमल, जिसके हाथ में एक खुला हुआ लैपटॉप था। प्रिया के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने माइक्रोफोन को कसकर पकड़ लिया। कपिल आ गया, और वो अकेला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़े। सर, अंदर जाना मना है, प्राइवेट इवेंट है। समीर सीधा चलकर सिक्योरिटी चीफ के सामने आकर खड़ा हो गया। जेब से एक कागज निकालकर ऊंचा किया। रुको, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर है। इस केस की जांच पूरी होने तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। और हाँ, समीर ने थोड़ा झुककर गार्ड के कान में कहा, प्रिया वर्मा का राज अब बस 10 मिनट का बचा है। क्या तुम डूबते जहाज पर चढ़ना चाहते हो। गार्ड ठिठक गया। समीर रॉय को इस शहर में कोई नहीं जानता था। उसने रास्ता छोड़ दिया। करण ने माइक छीनकर चिल्लाया, ये लोग घुसपैठिए हैं, बाहर निकालो इन्हें, ये ब्लैकमेल है। समीर हंसा। उसकी वो भारी आवाज बिना माइक के विहाल में गूंज उठी। मिस्टर करण, डर क्यों रहे हो। प्रिया देवी ईमानदारी की कहानी सुना रही थी। हम तो बस उस कहानी के कुछ छूटे हुए पन्ने सुनाने आए हैं, जिसे कहते हैं बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे का सच। कपिल धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। पत्रकारों ने उसे रास्ता दे दिया, जैसे समुद्र 2 हिस्सों में बंटकर रास्ता बना रहा हो। वो मंच पर नहीं चढ़ा, मंच के ठीक नीचे खड़ा होकर सिर ऊंचा करके प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया कांप रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो फुसफुसाई हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप। कपिल प्रिया के पास आया। मंच के नीचे खड़ा एक
स्टैंड माइक उसने अपनी ओर खींच लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कपिल की आवाज शांत थी लेकिन उसमें बारूद की गंध थी। प्रिया देवी ने आपको बताया कि मेरे पिता भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजा गया क्योंकि मैं मेंटेनेंस नहीं दे पाया। आप उनके हाथ में सर्विस बुक की कॉपी देख रहे हैं लेकिन वो अधूरी है। प्रिया देवी ने असली सच नहीं बताया। कपिल ने जेब से अपना फोन निकाला। प्रिया देवी ने थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया था। आइए हम जरा सुनते हैं कि ईमानदारी की मूरत प्रिया देवी अकेले में क्या बातें करती है। कपिल ने फोन का प्ले बटन दबाया, माइक के सामने कर दिया। स्पीकर पर प्रिया की आवाज गूंज उठी। वही सुबह वाली फोन कॉल, मशीनी, क्रूर और साफ। सुनो कपिल, मेरे पास तुम्हारे बाप की सर्विस बुक के कुछ पुराने कागज हैं। अगर मैंने वो मीडिया में लीक कर दिए तो तुम्हारे उस रिटायर्ड बाप की पेंशन भी बंद हो जाएगी। और तुम्हारी माँ गांव वाले घर में अकेली रहती है ना, उधर के रास्ते तो बहुत खराब है। कब कौन सा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा हाल सन्न रह गया, एकदम सन्नाटा। प्रिया की अपनी आवाज, उसकी अपनी धमकी अब 1000 वाट के स्पीकर पर बज रही थी। प्रिया के आंसू सूख कर पत्थर हो गए थे। करण चिल्लाया, ए फैक है, एआई से बनाया है, डीप फैक है, बंद करो इसे। लेकिन कपिल रुका नहीं। उसने शांत नजरों से करण को देखा। उसकी निगाहों में दया थी। करण, कपिल माइक को मुंह के पास लाया, तुम इतनी देर से प्रिया का बचाव कर रहे हो, सोच रहे हो कि प्रिया तुम्हारी पार्टनर है, तुम्हारी प्रेमिका है, लेकिन क्या तुम जानते हो प्रिया असल में किसकी है? करण ठिठक गया। मतलब? कपिल ने कमल की ओर इशारा किया। कमल, फोल्डर वी फोल्डर ओपन कर। मंच के पीछे लगी विशाल एलईडी स्क्रीन पर अब वीडियो हट गया। वह व्हाट्सएप चैट को ढेर सारे स्क्रीनशॉट तैरने लगे। फॉन्ट इतने बड़े थे कि पीछे की पंक्ति के लोग भी पढ़ सके। चैट प्रिया वर्मा और एक बिना सेव किए हुए नंबर के बीच थी। प्रोफाइल पिक्चर में कोई फोटो नहीं थी, सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज की धुंधली छाप थी। चैट, तारीख परसों। माया, प्रिया। करण को कुछ भनक नहीं लगी। वो सोच रहा है टेंडर का पैसा उसकी कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। अनजान नंबर, गुड फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस के बाद पैसे मेरे कैमन आइसलैंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और करण, प्रिया, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। दिवालिया होने पर वो करेगा या भाग जाएगा। मैं तो कल ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। करण मुंह खोले स्क्रीन को घूर रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कपिल ने माइक पर कहा, करण, तुम सोच रहे थे प्रिया ने तुम्हारे लिए मेरा घर तोड़ा? गलत। प्रिया तुम्हारा घर भी तोड़ रही है। पिछले 1 महीने से वो तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारी कंपनी के सारे लिक्विड फंड हटाने का इंतजाम कर रही है। और वो जिसके साथ चैट कर रही है वो तुमसे भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। प्रिया चीख पड़ी, बंद करो, ये सब झूठ है, कमल ने हैक किया है। वो दौड़कर कमल का लैपटॉप बंद करने की कोशिश करने लगी लेकिन समीर ने उसका रास्ता रोक लिया। रुकिए प्रिया देवी, समीर की आवाज में तंज था, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। क्या समीर के हाथ का वो कागज प्रिया के भागने का आखिरी रास्ता भी बंद कर देगा? या इस क्लाइमैक्स के पीछे कोई और बड़ा भयानक सच छिपा है जो प्रिया को भी चौंका देगा? समीर ने जेब से एक कागज निकाला। ये प्रिया के पासपोर्ट की कॉपी है। कल सुबह ही फ्लाइट का 1 वे टिकट कटा हुआ है, मंजिल लंदन। करण, क्या तुम्हारा टिकट कटा है? करण का अब प्रिया की तरफ पलटा। उसकी आंखों जैसे खून जैसी लाल थी। प्रिया, तुम मुझे भी धोखा दे रही थी। मैंने तुम्हारे लिए तलाक दिया और तुम? करण प्रिया की तरफ झपटा। स्टेज के ऊपर ही हाथापाई शुरू होने वाली थी। पत्रकार पागलों की तरफ फोटो खींच रहे थे। प्रिया का सजाया हुआ नाटक अब एक कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। अपराधी एक दूसरे का गला घोंट रहे थे। ठीक उसी अफरा तफरी के बीच हाल के पिछले दरवाजे से पुलिस आई। ईडी के अफसर अंदर घुसे। उनके साथ एसीपी राठौर भी थे। इंस्पेक्टर दत्ता को अब तक कोने में छिपा था, स्थिति को हाथ से निकलते देख आगे आया। वो जानता था अपनी खाल बचानी है तो अब प्रिया को गिरफ्तार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एसीपी राठौर मंच पर चढ़े। मिस्टर खरन, मारामारी करके कोई फायदा नहीं है, आप दोनों गिरफ्तार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन के सफेद करना और हत्या की कोशिश के इल्जाम में पुलिस ने प्रिया को हथकड़ी पहनाई। प्रिया ने कोई विरोध नहीं किया। वो सिर्फ कपिल की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में हार की शर्म नहीं बल्कि एक गहरा गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस कपिल को वो बेवकूफ समझती थी उसने इतनी सफाई से उसका सीक्रेट प्लान कैसे हैक कर लिया। प्रिया को जब पुलिस ने ले जा रही थी कपिल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। प्रिया, कपिल फुसफुसाया, तुमने पैसों के लालच में सबको बिकाऊ माल समझ लिया था, मुझे, पापा को, यहाँ तक कि करण को भी। लेकिन तुम भूल गई थी सब कुछ
बेचा नहीं जा सकता, भरोसा बेचने जाओगी तो भारी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम जीते जानते नहीं हो कपिल, तुमने सिर्फ मुझे जेल के अंदर भेजा है, लेकिन जिसके हाथ में चैट कर रही थी वो जेल के बाहर ही है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पुलिस प्रिया को खींच कर ले गई। बारिश रुक चुकी थी, भीगी सड़क पर लैंप पोस्ट की रोशनी चमक रही थी। समीर कपिल गाड़ी के सामने खड़े थे। समीर ने सिगरेट जलाई, धुआं छोड़ते हुए बोला, कपिल यू डिड इट, तुमने कर दिखाया, सिर्फ प्रिया को नहीं हराया, उसकी पार्टनरशिप भी तोड़ दी। करण अब जेल में बैठकर प्रिया के खिलाफ ही गवाही देगा। कपिल लेकिन हंसा नहीं। उसकी जेब में जो पेन ड्राइव थी वो उसे उंगलियों से टटोल रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। क्या हुआ, अभी भी टेंशन? समीर ने पूछा। कपिल ने पेन ड्राइव निकालकर समीर के हाथ में दी। समीर, प्रिया जाते जाते एक बात कह गई। उसने कहा जिसके साथ वो चैट कर रही थी वो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या तू जानता है वो नंबर किसका है? कपिल ने सिर हिलाया। हाँ, जब मैं कमल के साथ बैठकर सर्वर हैक कर रहा था तब मैंने वो आईपी एड्रेस ट्रेस किया था। वो नंबर किसी आम आदमी का नहीं। किसका है? कपिल ने इधर उधर देखा। आसपास सन्नाटा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो चैट जिसके साथ थी वो इस राज्य का एक ताकतवर मंत्री है, राजवीर बंसल। करण इंटरप्राइजेज की आड़ में असल में राजवीर बंसल का ही काला पैसा सफेद हो रहा था। प्रिया राजवीर की असली एजेंट थी। करण तो सिर्फ एक कठपुतली था। समीर के हाथ से सिगरेट गिर गई। राजवीर बंसल मतलब तू कहना चाहता है हमने आज रात एक बाघ मारने के चक्कर में गन की पूंछ पैर पर रख दी? कपिल, ड्रैगन की पूंछ पर पैर रख दिया। कपिल ने आसमान की तरफ देखा। बादल छट गए थे और एक धुंधला सा चांद दिख रहा था। हाँ समीर, प्रिया को जेल भेजकर हम सोच रहे हैं कहानी खत्म, लेकिन असल में कहानी तो अभी शुरू हुई है। राजवीर बंसल अपना 1000 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पलट कर करेगा। प्रिया के लालच में हमें एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया जिसकी ताकत कानून से भी ऊपर है। गाड़ी स्टार्ट हुई। कपिल ने खिड़की पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो जानता है गांव में उसके माँ बाप अब सुरक्षित हैं, लेकिन उसकी अपनी सुरक्षा वो अब एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रिया की आखिरी धमकी उसके कानों में गूंज रही थी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाहर शहर की सड़कों पर अब भी पुलिस सायरन और मीडिया बैन की भीड़ थी, लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर एक भारी सन्नाटा था। ड्राइंग रूम के बड़े टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर जोश में बोल रहा था, आज कोलकाता में एक अनोखी घटना। जानी मानी समाज सेविका और बिजनेस वूमेन प्रिया वर्मा और करण एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर करण मित्रा गिरफ्तार। आरोप मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ा धमाका प्रिया वर्मा की पर्सनल चैट लीक, जो इशारा कर रही थी एक बड़े राजनीतिक गठजोड़ की तरफ। समीर ने रिमोट से टीवी म्यूट कर दिया। वो सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रखे सोच रहा था। कमल फर्श पर बैठकर लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। परिचित खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था, जबकि वो स्मोक कर नहीं है। टेंशन उससे करवा रही थी। कपिल एकटक उस पेन ड्राइव को देख रहा था। प्लास्टिक का ये टुकड़ा आज रात उसकी जान बचा चुका है और यही शायद उसकी मौत की वजह भी बन सकता है। कपिल, समीर ने चुप्पी तोड़ी। तू श्योर है नंबर राजवीर बंसल का है? कपिल ने पेन ड्राइव को मुट्ठी में कस लिया। 100% श्योर। मैंने आईपी एड्रेस, सर्वर रूट सब चेक किया है। प्रिया जिस सर से बात करती थी और जिसके कहने पर जैसे इधर उधर करती थी वो कोई और नहीं, मौजूदा सरकार का खास आदमी और उद्योगपति इंडस्ट्रियल राजवीर बंसल है। करण तो बस एक साइन बोर्ड था। कमल ने लैपटॉप से सिर उठाए बिना कहा, दादा मुझे डर लग रहा है। हमने प्रिया को एक्सपोज कर दिया, ठीक है, लेकिन राजवीर बंसल वो तो सिस्टम के मालिक हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास उनकी चैट हिस्ट्री है। समीर ने खड़े होकर कमल के कंधे पर हाथ रखा। डर मत कमल, राजवीर बंसल समझदार है, वो इस वक्त कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। मीडिया की नज़र अभी प्रिया पर है। राजवीर चाहेगा कि खुद को इस केस से जितना हो सके दूर रखे। कपिल फीका सा मुस्कुराया। तुम गलत सोच रहे हो समीर, राजवीर बंसल दूर रहने वालों में से नहीं है। प्रिया अभी जेल के अंदर है। राजवीर डरेगा कि कहीं प्रिया पूछताछ में उसका नाम ना उगल दे, इसलिए राजवीर अभी दो काम करेगा। एक, प्रिया का मुंह बंद करना और दो, हमारे हाथ से वो सबूत नष्ट करना। ठीक तभी समीर का फोन बजा। अनजान नंबर। समीर ने फोन उठाया। हेलो दूसरी तरफ से फुसफुसाती हुई आवाज आई, मिस्टर रॉय, मैं इंस्पेक्टर दत्ता बोल रहा हूँ। समीर ने वॉइस रिकॉर्ड और स्पीकर ऑन किया। दत्ता, तुम तो अभी हीरो हो, प्रिया को अरेस्ट करके मीडिया को वाइट दे रहे हो, फिर इतनी रात को? दत्ता की आवाज़ काँप रही थी। सर मजाक मत कीजिए, मैंने अपनी चमड़ी बचाने के लिए प्रिया को अरेस्ट किया है, ये सच है, लेकिन ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था। कैसा फ़ोन? ऑर्डर आया है कि प्रिया वर्मा का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ना जाए और आप लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कपिल बाबू की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। सर आप लोग जहां भी हैं भागिए। राजवीर बंसल का पर्सनल सिक्योरिटी हेड बसु एक्टिव हो गया है। वो लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे, वो क्लीन
सफाई करने आ रहे हैं। लाइन कट गई। समीर को फोन को घूरता रह गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। राजवीर बंसल का प्राइवेट बंगला अलीपुर कमरा अंधेरा था। सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी में विस्की का एक गिलास चमक रहा था। चमड़े के सोफे पर राजवीर बंसल बैठे थे। उम्र 55 के आसपास, लेकिन अभी भी शरीर भी कसा हुआ है। उनके सामने काले सूट में एक आदमी खड़ा था, वसु। टीवी पर अभी भी प्रिया की गिरफ्तारी का दृश्य चल रहा था। राजवीर ने गिलास में घूंट भरा और शांत आवाज में कहा, लड़की बहुत लालची थी वसु। कहा था लो प्रोफाइल, चुपचाप रहो, उसे हीरोइन बनना था। वसु ने धीमी आवाज में कहा, सर अगर प्रिया ने पुलिस कस्टडी में मुंह खोल दिया तो राजवीर हंसे। प्रिया मुंह नहीं खोलेगी। वो जानती है मुंह खोला तो उसके उस दुबई वाले अकाउंट के पैसे मैं फ्रीज करवा दूंगा। और जेल के बाहर उसकी एक बेटी है ना, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। प्रिया अपने लिए ना सही बेटी के लिए चुप रहेगी। बस उन्हें सिर हिलाया, लेकिन नहीं। फिर उसने प्रिया का व्हाट्सएप हैक किया और सुन रहा हूँ उसके पास कोई पेन ड्राइव है। राजवीर ने गिलास टेबल पर रखा। सन्नाटे में वो आवाज गोली की तरह लगी, पेन ड्राइव मुझे चाहिए बसु। उसमें मेरे कैमन आइसलैंड के ट्रांजैक्शन की डिटेल है। अगर वो ईडी के हाथ लग गई तो वो दिल्ली से मेरा बुलावा आ जाएगा और मैं होने नहीं दे सकता। क्या करना होगा सर? कपिल अभी समीर राय की कस्टडी में है। समीर हाई प्रोफाइल वकील है, इसलिए सीधा हमला करेंगे तो मीडिया हंगामा करेगा। एक काम करो। राजवीर ने जेब से एक फोन निकाला। उन पर साइबर टेररिज्म का चार्ज लगाओ। साबित करो कि कपिल ने देश के महत्वपूर्ण सर्वर हैक किए हैं। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होगा तो पुलिस भी कपिल को बचा नहीं पाएगी। आज रात की उनके गेस्ट हाउस में रेड होगी। पेन ड्राइव जब्त करनी है और एनकाउंटर सिचुएशन समझकर। क्या समीर राय की कानूनी ढाल पर राजवीर बंसल के साइबर टेररिज्म वाले जाल को रोक पाएगी, या अदालत के फैसले से पहले ही आज रात का फैसला हो जाएगा? कपिल ने खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाकर देखा। सड़क आम दिनों से ज्यादा सुनसान थी। समीर, कपिल ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों? दत्ता ने तो बस चेतावनी दी थी। क्या वो अभी हमला करेंगे? दत्ता ने कहा, बसु एक्टिव हो गया है। मैंने बसु का नाम सुना है। वो एक्स मिलिट्री पूर्व फौजी है। वो कोई वार्निंग नहीं देता। मुझे लग रहा है वो पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। अचानक कमल चिल्लाया, दादा गजब हो गया। सबने कमल के लैपटॉप की तरफ देखा। कमल का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे सिस्टम पर मेलवेयर अटैक हो रहा है और कोई बाहर से हमारा नेटवर्क जाम करने की कोशिश कर रहा है। और न्यूज़ देखिए। कमल ने टीवी का चैनल बदला। ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइन बदल चुकी थी। ब्रेकिंग न्यूज़, प्रिया वर्मा की गिरफ्तारी के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? पुलिस को शक, कपिल मेहता एक इंटरनेशनल हैकर है। देश के रक्षा मंत्रालय के सर्वर हैक करने का आरोप कपिल पर लग रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज रात कपिल मेहता गिरफ्तार हो सकते हैं। समीर टीवी को देखकर सन रह गया। माय गॉड, मैंने नहीं सोचा था कि राजवीर बंसल इतनी जल्दी चाल चलेगा। उसने पूरी कहानी नैरेटिव ही पलट दी। अब मुझे कोई पीड़ित पति के रूप में नहीं देखेगा। अब मुझे देशद्रोही हैकर बनाएगा। परिचित डर के मारे कांपते हुए बोला, तो हम क्या करेंगे सर? पुलिस को तो कभी भी आ सकती है। कपिल ने पेन ड्राइव जेब में डाली। उसकी आंखें अब शिकारी जैसी तेज थीं। भागना नहीं है। भागें तो साबित हो जाएगा कि हम दोषी हैं। समीर, तेरे इस गेस्ट हाउस में कोई पीछे का दरवाजा या सर्वर रूम है? बेसमेंट में सर्वर रूम? क्यों? हमारे पास 10 मिनट है। कमल, तू उस सर्वर रूम से एक लाइव ब्रॉडकास्ट सेट करेगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह। पुलिस के घुसने से पहले मैं राजवीर बंसल का नाम पब्लिक डोमेन, आम जनता के सामने मैं छोड़ देना चाहता हूँ। समीर ने रोका। पागल हो गया है? राजवीर बंसल का नाम लिया तो तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। वो तुझे जेल में ही मार डालेंगे। कपिल ने समीर का कार्ड पकड़ा। मैं वैसे भी मर चुका हूँ समीर। प्रिया ने मेरे परिवार को मारना चाहा और राजवीर बंसल मुझे देशद्रोही बना रहा है। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है, लेकिन मरने से पहले मैं उस शैतान का नकाब उतार कर जाऊंगा, ताकि किसी और आम आदमी को इस सिस्टम के पहिए के नीचे पिसना ना पड़े। अचानक गेस्ट हाउस के मेन गेट पर एक जोरदार आवाज आई। पुलिस जीप का सारा नहीं, बारी, बूट और दरवाजा तोड़ने की आवाज। समीर ने खिड़की से देखा। 3 काली स्कॉर्पियो गेट तोड़कर अंदर घुस रही थी। गाड़ियों से जो लोग उतर रहे थे, उन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी। वो सादे कपड़ों में थे। हाथों में ऑटोमेटिक राइफल है। बसु, कपिल फुसफुसाया, वो पुलिस नहीं है समीर। वो हमें गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, वो एनकाउंटर करने आए हैं। समीर दौड़ कर गया और दरवाजे से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली। परिचित कमल को लेकर बेसमेंट में जा। कपिल मेरे साथ आ। आज कानून से इन्हें नहीं रोका जा सकता। गेस्ट हाउस की लॉबी में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। बसु और उनकी टीम सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। कपिल और समीर ने दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में पोजीशन ले ली। कपिल ने समीर से कहा, तू कमल लोगों को
वो बचा, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। समीर के कुछ बोलने से पहले ही कपिल कॉरिडोर के दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। जानबूझकर अपनी परछाई दिखाकर बसु का ध्यान खींचने के लिए बसु चिल्लाया, वो रहा कपिल, फायर। गोलियों की एक बौछार कपिल की तरफ आई। सॉल्ट लेक गेस्ट हाउस के कॉरिडोर के अंधेरे में कपिल की सांसों की आवाज़ों से खुद किसी इंजन जैसी लग रही थी। उसके कान के पास से एक गोली सनसनाती हुई निकली और पीछे के प्लास्टर से जा टकराई। फायर। वो सीढ़ियों के नीचे ना उतर पाए। बसु की आवाज ठंडी मशीन। कपिल ने एक फाली फूलदान उठाया और खिड़की के कांच पर जोर से दे मारा। झनझन। कांच टूटने की आवाज से बसु और उसकी टीम खिड़की की तरफ दौड़ी। इसी मौके का फायदा उठाकर कपिल रेंगते हुए बेसमेंट के सर्वर रूम की तरफ बढ़ गया। बेसमेंट में सांस रोकने देने वाला तनाव था। कमल की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर बिजली की तरह चल रही थी। समीर दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में रिवॉल्वर। दादा कनेक्ट, सैटेलाइट बैकअप ऑन। कमल चिल्लाया। ठीक तभी दरवाजे पर धप धप की आवाज हुई। लात मारकर लॉक तोड़ते हुए बसु और उसके दो साथी बंदूक ताने कमरे में घुस आए। हैंड्स अप, कोई हिलेगा नहीं। बसु दहाड़ा। समीर ने ट्रिगर पर उंगली रखी, लेकिन कपिल ने उसे रोका। बसु बाबू, कपिल ने शांत आवाज में कहा, गोली मत चलाइएगा। कमल के लैपटॉप की तरफ देखिए, हम लाइव हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह। इस वक्त 2 लाख लोग आपको देख रहे हैं। बसु ठिठक गया। उसने देखा लैपटॉप के कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी। कपिल ने लेंस की तरफ देखकर कहा, नमस्कार, मैं कपिल शर्मा। आप लोग टीवी पर सुन रहे हैं कि देशद्रोही हैकर हूं, लेकिन असली देशद्रोही कौन है जानते हैं? कपिल ने जेब से पेन ड्राइव निकालकर ऊंची की। इस पेन ड्राइव में सबूत है। प्रिया वर्मा के पीछे असल में जो कठपुतली नचा रहा है वो राज्य का ताकतवर नेता और उद्योगपति राजवीर बंसल। करण इंटरप्राइजेस बंसल का काला पैसा सफेद करने की मशीन थी। आज प्रिया के कपड़े पकड़े जाने पर राजवीर बाबू उसे मारकर सबूत मिटाना चाहते हैं। करण इंटरप्राइजेस राजीव बंसल का काला पैसा सफेद करने की मशीन थी। आज प्रिया के पकड़े जाने पर राजवीर बाबू मुझे मारकर सबूत मिटाना चाहते हैं। ये जो ऑफिसर बसु मेरी तरफ बंदूक ताने खड़े हैं, ये पुलिस नहीं, राजवीर बंसल के प्राइवेट हिटमैन, किराए के गुंडे हैं। राजवीर बंसल का नाम लेते ही लाइव चैट में विस्फोट हो गया। बसु बेचैन हो उठा। कैमरे के सामने गोली चलाने का मतलब खुद फांसी का फंदा पहनना था। वो चिल्लाया, काट द पावर, मैन स्विच ऑफ कर। गुंडे मैन स्विच की तरफ दौड़े। झपके कमरे में अंधेरा छा गया। लाइव स्ट्रीम बंद हो गई, लेकिन कपिल का काम हो चुका था। बारूद के ढेर में आग लग चुकी थी। अंधेरे का फायदा उठाकर समीर ने पहले ही तैयार रखी सीक्रेट टनल सुरंग का दरवाजा खोल दिया। नाउ रन, भागो। बसु ने अंधेरे में अंदाजे से गोली चलाई, धाएं धाएं। लेकिन जब तक कपिल, समीर, कमल और परिचित सुरंग के रास्ते नाली की तरफ निकल चुके थे। आधे घंटे बाद ईएम बाईपास पर समीर की पुरानी सेंट्रो कार दौड़ रही थी। कपिल हाँफ रहा था। उसने फोन ऑन करके देखा, सोशल मीडिया पर आग लगी हुई थी। हैशटैग जस्टिस फॉर कपिल ट्रेंड कर रहा था। शहर छोड़ना होगा, कपिल ने कहा। सीधा दिल्ली ईडी के हेडक्वार्टर में ये पेन ड्राइव जमा करूंगा। ठीक तभी कपिल का फोन बजा। अनजान नंबर। कपिल ने सोचा राजवीर का बसु होगा। उसने डरते डरते फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी कड़क आवाज आई, शाबाश कपिल बाबू, लाइव देखा मैंने, गजब की हिम्मत है, लेकिन दिल्ली जाने की गलती मत करना। राजवीर बंसल के लोग एयरपोर्ट और हाईवे पर पहरा दे रहे हैं। कौन है आप? मैं दोस्त हूँ या दुश्मन, ये वक्त बताएगा। लेकिन राजवीर को बर्बाद करने के लिए वो पेन ड्राइव काफी नहीं है। वो तो सिर्फ पैसों का घोटाला है। राजवीर का असली पाप कहीं और है और उसका सबूत मेरे पास है। अगर राजवीर को सच में खत्म करना चाहते हो तो दिल्ली नहीं, गाड़ी घुमाकर बनारस आ जाओ। मणिकर्णिका घाट पर चिता की आग के सामने खड़े होकर बात होगी। लाइन कट गई। समीर ने आईने में देखा, कौन था? कपिल फोन को घूरता रहा। एक अजनबी, वो हमें बनारस आने को कह रहा है। कौन है ये रहस्यमय इंसान? क्या वो सच में कपिल की मदद करना चाहता है या राजवीर बंसल की जाल बिछाकर कपिल को बनारस बुला रहा है ताकि आसानी से शिकार कर सके? कपिल अब क्या करेगा? क्या वो समीर की बात मानकर सुरक्षित रास्ते से दिल्ली जाएगा या अजनबी फोन पर दाव लगाकर बनारस के अनिश्चित रास्ते पर कदम बढ़ाएगा? जब गाड़ी ईएम बाईपास पार करके अंधेरे हाईवे पर चढ़ी तब रात के 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गाड़ी के वाइपर पागलों की तरह चल रहे थे, जैसे कपिल और उसके साथियों के मन के तूफान के साथ होड़ लगा रहे हों। ड्राइविंग सीट पर बैठे समीर के माथे पर पसीने की बूंदें थी। बगल की सीट पर कपिल पत्थर की मूर्ति तरह बैठा था। उसके हाथ में वह पेन ड्राइव कसकर पकड़ी हुई थी। पिछली सीट पर कमल और परिचित बार बार पीछे की कांच से देख रहे थे।
कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। अचानक कमल चिल्ला पड़ा, समीर दा गाड़ी रोको, ब्रेक लगाओ। समीर ने जोर से ब्रेक लगाया। पहिए गीली सड़क पर फिसलते हुए सड़क के किनारे चूं चू की आवाज करते हुए थम गए। क्या हुआ? समीर ने पूछा। कमल ने लैपटॉप आंख की तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर एक लाइव मैप चल रहा था, उस पर कुछ लाल बिंदु हिल डुल रहे थे। कमल ने फीके पड़े चेहरे के साथ कहा, आगे खतरा है, हाईवे पर नाका चेकिंग चल रही है, लेकिन वो पुलिस नहीं है। मेरे हैक किए हुए ट्रैफिक कैमरे की फुटेज देखो। कमल ने एक वीडियो विंडो खोली। देखा गया कि कोलाघाट पुल से पहले बैरिकेड लगा हुआ है और कुछ काली स्कॉर्पियो वहां खड़ी हैं। जो लोग गाड़ी चेक कर रहे हैं उन्होंने रेनकोट पहन रखा है, लेकिन हाथ में सरकारी लाठी नहीं, ऑटोमेटिक राइफल है। कपिल ने स्क्रीन की तरफ और देखकर फुसफुसाते कहा, बसु, वो जानते हो कि हम दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे, हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। परिचित ने डर के मारे रोते हुए कहा, तो फिर क्या हम यहीं मरेंगे? पीछे मुंडे तो पुलिस, सामने राजवीर के गुंडे। कपिल ने खिड़की के बाहर देखा। खूब अंधेरा, सड़क के दोनों ओर घना जंगल और धान के खेत। गाड़ी छोड़नी होगी। कपिल ने फैसला किया, इसे लेकर हाईवे पर चढ़े तो पहचान लेंगे। हमें गांव का रास्ता पकड़ना होगा। गांव का रास्ता इस बारिश में? समीर हैरान हुआ। हाँ, पैदल चलना होगा। गाड़ी को यहीं झाड़ियों की आड़ में छिपा देते हैं। 10 मिनट के भीतर उन्होंने गाड़ी को सड़क किनारे एक सुनसान पेट्रोल पंप के पीछे झाड़ियों में छिपा दिया। फिर कीचड़ सने पैरों से गांव के कच्चे रास्ते पर पैदल चलने लगे। बारिश का जोर बढ़ रहा था। कपिल की महंगी शर्ट भीगकर शरीर से चिपक रही थी, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद वे एक छोटे ढाबे पर पहुंचे। ढाबा लगभग बंद था, सिर्फ एक टिमटिमाती हुई लालटेन जल रही थी। बाहर कुछ लॉरियां खड़ी थी। कपिल ढाबे के मालिक के पास जाने से पहले देखा कि एक लॉरी के नीचे लेटकर एक मैकेनिक पहिया ठीक कर रहा है और पास ही खड़े एक बुजुर्ग सरदार जी, ड्राइवर, चिंतित चेहरे से हड़बड़ा रहे हैं। कपिल आगे बढ़ा, सरदार जी, क्या लॉरी दिल्ली की तरफ जाएगी? सरदार जी ने सिर उठाकर देखा। उनके चेहरे पर उम्र का बोझ और थकान की छाप थी। उन्हें कपिल और उसके साथियों को ऊपर से नीचे देखा। कपड़े भद्रलोक सज्जन जैसे, लेकिन हालत भिखारी जैसी। कीचड़ में सने बदहवास। जाएगी तो पंजाब, लेकिन सवारी तो नहीं लेता बाबू, और तुम्हें देखकर तो लगता है बड़े घर के लोग हो। पुलिस का केस है क्या? समीर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन कपिल ने उसे रोक दिया। वो आगे बढ़कर सरदार जी का हाथ पकड़ लिया। पुलिस का केस नहीं सरदार जी, जिंदगी का केस है। हमें थोड़ा पार करा देंगे, पैसे नहीं, लेकिन ताउम्र ऋणी रहेंगे। सरदार जी ने कपिल की आंखों में देखा। क्या देखा कौन जाने, शायद अपना ही कोई पुराना साया। उन्होंने आह भरकर कहा, चढ़ जाओ, मालगाड़ी के पीछे तिरपाल लगा है, छिप जाओ। हाईवे पर चेकिंग चल रही है, इसलिए मैं गांव के रास्ते से धनबाद की तरफ निकल लूंगा। लारी के पीछे चढ़ने के बाद कपिल और उसके साथियों का सही जवाब दे गया। परिचित और कमल चावल की बोरियों पर निढाल होकर गिर पड़े। लॉरी स्टार्ट हुई और गुर्राती हुई आवाज के साथ अंधेरे की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद लॉरी रुकी। ड्राइवर के केबिन की छोटी खिड़की खोलकर सरदार जी ने झांका, बाबू सामने आ जाओ, केबिन में एक ही जगह बन जाएगी, बाकी लोग पीछे रहें। कपिल केबिन में जाकर बैठ गया। इंजन की गर्मी में भीगे शरीर को थोड़ा आराम मिला। सरदार जी एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े लॉरी चला रहे थे। बाहर बारिश और अंधेरे की दीवार थी। नाम क्या है बाबू? सरदार जी ने पूछा। कपिल, मेरा नाम बलबीर सिंह है। एक समय मेरी खुद की 3 लॉरियां थी बाबू, अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस था। आज मैं दूसरे की लॉरी चलाता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। कपिल के कौतूहल ने से देखा, क्यों व्यापार में घाटा हुआ था? बलबीर एक सूखी हंसी हंसे, उस हंसी से जैसे 1000 साल का रोना मिल गया हो। घाटा होता तो पैसा जाता बाबू, फिर कमा लेते, लेकिन मेरा तो बंसी खत्म हो गया। बलबीर ने स्टीयरिंग पर हाथ फेरा। मेरा एक बेटा था राजवीर, इंजीनियर था, बड़े शौक से उसकी शादी की थी। बहू घर आई, सोचा था रोशन होगा, लेकिन 6 महीने बीतते ना बीतते बहू ने कहा अलग फ्लैट चाहिए। सास को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बलवीर थोड़ा रुके। लॉरी एक गड्ढे में गिरकर हिचकोला खाई। हम राजी नहीं हुए बाबू, मेरी पत्नी बीमार, उसे छोड़कर बेटा केस कैसे जाता? बस खेल शुरू हो गया। बहू मायके गई और हम सब के नाम 498 दहेज प्रताड़ना का केस ठोक दिया। कहा कि हम उसे मारते पीटते हैं, पैसे मांगते हैं। मैं, मेरी बूढ़ी पत्नी, मेरा बेटा, सबको पुलिस पकड़ कर ले गई। कपिल के सीने के अंदर कुछ कांप उठा। वही कहानी, वही पटकथा। बलवीर की आंखों से आंसू पहुंचे। मैंने और मेरी पत्नी ने अपमान सह लिया, लेकिन मेरा बेटा, वो बहुत नरम दिल का था बाबू, इंजीनियरिंग बेटा, समाज में नाम था। पुलिस जब उसे हथकड़ी पहनाकर मोहल्ले के लोगों के सामने से ले गई, वो यह सही नहीं पाया। लॉकअप में 2 दिन मार खाकर वो चुप हो गया। राजवीर का गला भर आया। जमानत पर छूटने के बाद देखा कि राजवीर अब वो राजवीर नहीं रहा, वो पागल हो गया है बाबू। सारा दिन घर के कोने में बैठा रहता है और पुलिस देखते ही चिल्लाता है, मार डाला, मुझे मार डाला। वो किसी को पहचानता
जानता नहीं है, पता नहीं अपनी माँ को भी नहीं। कपिल स्तब्ध होकर बैठ गया। अभी अभी वो कहाँ है? घर में ताला बंद करके आया हूँ बाबू। बलवीर की आवाज़ अब बहुत धीमी थी। छोड़ देने पर सड़क पर दौड़ पड़ता है, लोग पत्थर मारते, इसलिए रंजीर से बांध कर रखना पड़ता है। मेरी पत्नी जिसके खुद के घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाती, वो अब उस पागल बेटे की सेवा करती है, बेटे को साफ करती है, हाथ से खिलाती है, और मैं इस बूढ़े में हाईवे पर गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि बेटे के पागलपन की दवा और वकील का खर्चा चलाना है। बलवीर ने कपिल की ओर देखा। बहू के अब नई शादी कर ली है, सुखी है, और मेरा बेटा इंजीनियर बेटा अंधेरे में कमरे में जंजीर से बंधे हुए कुत्तों की तरह दिन काट रहा है। हमारा गुनाह क्या था बाबू? हमने बेटे की शादी की थी, क्या यही पाप था? कपिल कोई बात नहीं कह सका। उसका अपना दर्द इस बूढ़े के दर्द के सामने तुच्छ लगा। उसने तो सिर्फ पैसा और सम्मान खोया, लेकिन इस पिता ने अपनी संतान खोई है, जिंदा रहते हुए भी मृत है। कपिल का सीना मरोड़ उठा। वह सोचता था कि यह दर्द सिर्फ उसका अकेला है। वह सोचता था कि वह शिक्षित अफसर है, उसका इतना अपमान है, लेकिन यह अनपढ़ ट्रक ड्राइवर जिसका नाम अखबार में नहीं आया, उसका दर्द भी तो वही है। बलवीर ने कपिल की ओर देखा। तुम्हारी आंखों में भी तो वही आग देख रहा हूँ बाबू। क्या तुम भी? कपिल ने सिर झुका लिया। हाँ बलबीर जी, मैंने भी सब खो दिया है। मेरी पत्नी ने मुझे भिखारी बना दिया, चोर साबित कर दिया, आज मैं भाग रहा हूँ। बलबीर ने स्टीयरिंग पर थपकी दी। भागोगे क्यों बाबू? मैं भागा था, इसलिए आज मैं ड्राइवर हूँ। तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम नहीं भागोगे, लड़ोगे, हमारे जैसे मूक जानवरों के लिए लड़ोगे। जानते हो हाईवे पर ऐसे हजारों ट्रक ड्राइवर हैं जो घर लौटने से डरते हैं। हम लॉरी के पहियों के नीचे कुचल कर मरते हैं, फिर भी कोई हमारी बात नहीं सुनता। अचानक लॉरी ने ब्रेक लगाया। सामने टॉर्च की रोशनी। सिर नीचे करो बाबू, चेकिंग, बलवीर ने फुसफुसाकर कहा। कपिल सीट के नीचे दुबक गया। उसका दिल गले तक आ गया। क्या राजवीर के लोग गांव के रास्ते पर भी पहुंच गए हैं? बाहर से करकसा आवाज आई। ए सरदार, लॉरी में क्या है? नीचे उतर। प्याज है सर, प्याज धनबाद जा रहा हूँ। प्याज या कुछ और? तस्करी कर रहा है? ताला खोल। कपिल का खून जम गया। पिछले हिस्से में समीर और बाकी लोग अनपढ़। ढक्कन खुला तो सब खत्म। बलवीर नीचे उतरे। कपिल ने सुना आग बाहर कुछ फुसफुसाहट हो रही है, नोटों की खड़खड़ाहट। अरे सर, गरीब आदमी हूँ, थोड़ा चाय पानी का खर्चा रख लीजिए ना। पीछे का ताला जंग खा गया है, खोलने के लिए हथौड़ा लगेगा, माल सड़ जाएगा सर, जाने दीजिए। कुछ पलों की दम घुटने वाली खामोशी। कपिल को लगा कुछ सेकंड अनंत काल जैसे हैं। जा भाग जा, बकवास मत कर। लॉरी फिर स्टार्ट हुई। बलवीर कैबिन में चढ़े। पसीना पहुंचा। बच गए बाबू, 200 रुपए में मान गया। राजवीर का गुंडा नहीं, लोकल पुलिस है, पैसा मिले तो भगवान को भी छोड़ दे। कपिल सीट के नीचे से उठकर बैठा। उसका शरीर कांप रहा था। बलवीर जी, अपने आपने आज हमारी जान बचा ली। आज मैंने नहीं बचाई बाबू, जान ऊपर वाले ने बचा रखी है, ताकि तुम कुछ कर सको। बॉर्डर पार कर गए हैं। हाँ, सामने बनारस हाईवे है। भोर की रोशनी फूट रही थी, बारिश के बादल छट गए थे और दूर लाल सूरज दिखाई दे रहा था। लॉरी एक सुनसान जगह पर रुकी। नीचे आ जाओ बाबू, यहाँ से बनारस जाने वाली बस मिल जाएगी और मैं आगे नहीं जाऊँगा। समीर, कमल और परिचित लॉरी से उतरे। उनका शरीर दर्द कर रहा था, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन वे आजाद थे, कम से कम राजवीर की हद से बाहर। बलवीर ने लॉरी स्टार्ट करने से पहले कपिल की ओर देखकर कहा, बाबू एक बात याद रखना, लॉरी का कांच टूट जाए तो बदला जा सकता है, लेकिन स्टीयरिंग हाथ से छूट जाए तो खाई में गिरना पड़ता है। अपने जीवन की स्टीयरिंग कभी दूसरों के हाथ मत देना। लड़ना, आखिरी दम तक लड़ना। लॉरी धूल चढ़ाती हुई चली गई। ओझल ना हो गई। इस मामूली ट्रक ड्राइवर ने आज उसे जो शिक्षा दी वह कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। समीर ने कपिल के कंधे पर हाथ रखा। चल, बस स्टैंड उधर है। वे कदम बढ़ाने की वाले थे, तभी कपिल का फोन बज उठा। वही अनजान नंबर, वही रहस्यमय व्यक्ति। कपिल ने फोन उठाया। हेलो। उधर से वही भारी आवाज आई, बनारस की बस मत पकड़ना, वो जाल है। बस स्टैंड पर राजवीर के लोग सादे कपड़े में खड़े हैं। दाईं ओर देखो, जंगल के अंदर एक सकरा रास्ता गंगा की ओर नीचे गया है, उस रास्ते पर चलो। 2 किलोमीटर बाद एक शमशान घाट मिलेगा। शमशान घाट क्यों? कपिल का गला सूख गया। क्योंकि सत्य का जन्म वहीं होता है जहां सब खत्म होता है। डरिए मत कपिल बाबू, आइए, मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं। कपिल कट गई। कपिल ने दाईं ओर जंगल के रास्ते की तरफ देखा। कोहरे में ढका हुआ रास्ता जैसे किसी दूसरी दुनिया की ओर चल गया हो। समीर ने पूछा, क्या कहा? कपिल ने फोन जेब में रखते हुए कहा, बस स्टैंड नहीं, शमशान की तरफ जाना होगा। चारों दोस्तों ने कोहरे से घिरे जंगलों के रास्ते पर कदम बढ़ाया। वे नहीं जानते थे कि यह रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, मुक्ति की रोशनी में या फिर राजवीर बंसल के बिछाए किसी मौत के जाल में। दोस्तों, अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।